हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोज से। पढ़ते इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम है बहुत कम टाइम रह गया है, तो जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है। ठीक। और जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। और आपके जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने वाला हूँ, सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराऊंगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तब। ठीक है, अगर आप नॉर्मली खाली सिर्फ पास होना चाहते हैं तो फिर जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, बट आपको गारंटी है कि जो बच्चे एग्जाम टाइम तक मेरे साथ जुड़ जाएंगे उनके लगभग 80 प्लस स्कोर में उनका करा कर रहूंगा। इतनी मतलब उनकी प्रिपरेशन करा दूंगा कि आराम से वो लोग इतने नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए ले आया हूँ आपको चैप्टर 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी हम इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा सेटअप इसमें मैं कर लेता हूँ, तो फुल साइज में लाने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये फुल साइज में हो नहीं रहा है, तो एक बार दोबारा मैं ट्राई कर लेता हूँ यहाँ से फाइल को खोल करके। ठीक है, चैप्टर आपका कौन सा है? 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्लियर है? फुल साइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप इसको देख पाएं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या हम आना चाहिए, क्या क्या हमें पता होना चाहिए, वो भी हम पूरा डिस्कस कर लेंगे यहीं पर। सबसे पहले आप देख रहे हैं तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास प्राउड ने 1915 में, ड्यूमा ने 1853 में, न्यूलैंड ने 1863 में तथा लोथर मेयर ने 1869 में और अंत में 1869 में मैंडलीफ ने किया। ठीक है, एक तो इसको 1869 में मैंडलीफ और उसके बाद न्यूलैंड ने 1863, ये आपको दो याद रखने हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण का प्रयास न्यूलैंड ने कब किया? 1863 में किया और मैंडलीफ ने 1869 में। इन दोनों को आपने याद रखना है, न्यूलैंड और मैंडलीफ ने। ठीक है, अगला है मैंडलीफ का आवर्त नियम। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि मैंडलीफ का आवर्त नियम क्या है। तो यह है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, बस इसको आपने याद करना है, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका नियम है मैंडलीफ का आवर्त नियम है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है मैंडलीफ के आवर्त नियम की भांति। ठीक है, इसमें क्या है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। फिर आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 1 से 8 तक तथा उसके पश्चात शून्य समूह उपस्थित होते हैं। ये किसकी है बच्चों? आधुनिक आवर्त नियम। क्लियर है? उसके बाद आपको दे रखा है वो भी देख लेते हैं। फिर आपको कहा है आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार एवं धात्विक गुण बढ़ते हैं। ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार और धात्विक गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ये आपने याद रखना है। ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार एवं धात्विक गुण बढ़ते हैं। क्लियर है? फिर है नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों में विकर्ण संबंध है, ये आप छोड़ दो, इसको आपने याद नहीं करना है। ठीक है, ऊपर के जो मेन है कि एक आधुनिक आवर्त नियम और मैंडलीफ का आवर्त नियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। और इसके बाद आपको क्या देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सीधा हम आ जाते हैं आपके बहुविकल्पीय एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पर। जो जितने क्वेश्चन बच्चों बताऊंगा उन्हीं क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर करना है और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे पहला दिख रहे हैं क्षारीय धातु क्या है, खाली टिक मार्क करना है, तो आपने याद कर लेना है Li Na और K। Li हो जाएगा आपका लिथियम, Na हो जाएगा सोडियम, K हो जाएगा आपका पोटेशियम। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? द्वितीय समूह का सदस्य आपने बताना है, तो Mg। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला है विकर्ण संबंध के तत्व हैं, यानी जिनके बीच विकर्ण संबंध होता है, तो लिथियम और मैग्नीशियम, ये दो हैं, यानी आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे नंबर 4, किस तत्व को मैंडलीफ सारणी में बाद में स्थान दिया गया? यानी ऐसा कौन सा तत्व था जिसको आवर्त सारणी में बाद में स्थान दिया गया? Ga, गैलीलियम। ठीक है, अगला है आपका आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आधुनिक का किसने किया? मोजले ने किया, आधुनिक आवर्त नियम का। अगला है यूरेनियम धातु है। ठीक है, कैसी धातु है? ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, यूरेनियम जो धातु है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रोजन अपने गुणों में किस समूह के तत्वों से मिलता जुलता है? ठीक है, अब हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन का परमाणु कितना होता है? H, और ये किससे मिलता जुलता है? 17 से। 17 पे क्या आता है बच्चों? आपका क्लोरीन। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे समूह की बात करें तो 17वें समूह से मिलता जुलता है। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं निश्चित उत्तर प्रश्न।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मैंडलिफ ने अभी आवर्त कार्य करने में किस मापदंड का उपयोग किया। तो यहाँ पे सिंपल आप देखेंगे, यही जो हमने थोड़ी देर पहले याद किया था, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। बस इसको आपने याद कर लेना है, मैंडलिफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपने ये लिख देना है। अगला देख रहे हैं आप, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। आवर्त सारणी में इस आवर्त समूह बताइए। अब 2 8 7 है, ठीक है, इन सबको जोड़ा 8 और 2 10 17। तो इसके आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, और इसको रखेंगे 5 6 7 ए में, यानी 7 ए में इसको रखा जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका देखो 2019 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व एम आवर्त सारणी के तीसरे समूह में इसके ऑक्साइड का सूत्र बताइए। तो इसका जो ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा M2O3। बस एक नंबर का आएगा तो इतना ही लिखना है, M2O3, ज्यादा याद करने की जरूरत आपको नहीं है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम लिखने हैं। तो आपको आवर्त सारणी के लगभग 30 तत्व आपको याद होने चाहिए अच्छे से। तो प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्व कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आपका पहला, और ये आपका आ जाता है इधर दूसरा, उसके बाद फिर यहाँ से आपका कंटिन्यू चलने लग जाता है इस तरह से, है ना। तो पहला और दूसरा आपको याद रखना। तो पहले दूसरे में कौन कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम, मतलब पहले इसमें आवर्त सारणी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है, दो तत्वों का नाम लिखिए जिनकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कक्षा की, तो कक्षा देख लो बच्चों आप किस टाइप से बनाएंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन समझ गए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो पहली कक्षा में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, फिर आ जाते कितने, 5 बोले हैं बाहरी कक्षा में 5, 2 3 4 5। अब इनको जोड़ लो, देखो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5, तो 5 + 7 कितने हो गए, 5 + 2 7 हो गए। अब ये देख लो 7वें नंबर पर क्या आता है। अब मैंने आपको बोला 30 तक के तत्व आपको याद होने चाहिए, तो जो 7 नंबर पे तत्व आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो 6 नंबर पे आ जाता है कार्बन, और 7 पे होता है आपका नाइट्रोजन। एक तो हो गया आपका नाइट्रोजन। फिर इसके बाद बोला है बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले अब ये वाली कक्षा हम पूर्ण कर लेते हैं। 5 हो गए, 6 7 8, ठीक है, यानी पहले 2 फिर 8, फिर बाहरी कक्षा में कितने, 5। तो 1 2 3, फिर यहाँ पे हमने भर दिया 4, फिर यहाँ पे भर दिया 5। तो 2 8 और 2 10, 10 और 5 15। अब 15वें नंबर पे जो तत्व आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक तो देखो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन 2,5, दूसरा हो जाएगा फास्फोरस देखो 2,8,5। हाँ, नंबर देख रहे हैं, उस तत्व का नाम लिखिए जिसमें दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन है। अब इस क्वेश्चन को भी समझ लो। बोला है ऐसे तत्व का नाम लिखो जिसके, मान लो अंदर आपके जितने इलेक्ट्रॉन है उसके दुगने इलेक्ट्रॉन आपके बाहरी कोष में होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 2 + 4 कितने हो जाएंगे, 6। 6 पे बच्चों आपका क्या आता है, कार्बन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कार्बन, इस जगह पर देखो कार्बन का कितना होता है, 2 और 4। अगला है आपका का नंबर, दो तत्वों के नाम बताइए जिनकी बाहरी कोश पूर्ण हो। बाहरी कोश पूर्ण होने का मतलब है कि बाहरी कक्षा में क्या होने चाहिए, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, आपकी जो कक्षा है उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन, पहले 2 फिर 8 फिर 8, इस तरह से आपके भर जाते हैं। ठीक है, तो पहली कक्षा आपकी हो जाएगी कितनी, 2। तो इसकी कक्षा में पूर्ण है तो ये हो जाता है हाइड्रोजन हीलियम। एक तो हो गया आपका हीलियम। फिर दूसरी कक्षा जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हो, पूर्ण, तो 2। उसके बाद आ जाएंगे 8, 2,8, यानी 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं। तो सोडियम से पहले कौन सा तत्व आता है, नियोन। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा बच्चों, नियोन। क्लियर है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक देखो हो गया आपका हीलियम और एक हो जाएगा आपका नियोन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है दो तत्वों के नाम बताइए जिनके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आपको सर्कल वर्कल बनाने की जरूरत नहीं, बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 और 2 9, 9 पे आपका बच्चों क्या आ जाता है, क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद है देखो, फिर उसके बाद हम 2 8 8 8 इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम, देखो आप पहले वाले में 2 भर सकते हैं, दूसरे वाले में 8, फिर तीसरे वाले में 8। तो इस तरह से आप भरते जाते हैं। तो बाहरी कक्षा में कितने होने चाहिए, 7। तो पहली कक्षा 2, फिर हमने दूसरी कक्षा पूर्ण भरी, तीसरी कक्षा में 7 आ गए। 8 और 2 10, 10 और 7 कितने हो जाएंगे, 17। 17 पे आपका क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आप इजिली इनको कर पाएंगे। लास्ट है इसमें, उस धातु का नाम लिखिए जिसके सबसे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन तथा कुल कोषों की संख्या 3 हो। तो इसको बस आप याद कर लो, सल्फर है, बाकी सॉल्यूशन जो होगा उसी तरह होगा सेम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6, इसमें बोला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 वाला एक तत्व x है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या बच्चों क्या होती है, सिंपल जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा उसको आपने जोड़ लेना है। तो 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 यानी क्या हो जाएगा आपका, इसका परमाणु संख्या हो जाएगी 17।
फिर बोला इसकी आवर्त संख्या क्या होगी, तो बच्चों ये आवर्त संख्या आपको बुक में देखने को मिल जाएगी, तो आप देखेंगे तीसरे नंबर पर। ठीक है, आवर्त संख्या यानी देखो 1 2 3 हो जाएगा। अगला है, फिर है यह तत्व आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है, तो आपने सेकंड यानी 7 7 और उसके बाद A7, ये आपने इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्व में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन है, तो तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन है। ये इससे हट करके क्वेश्चन एक आ चुका है, तो इसको आपने नहीं देखना है, इसको आप छोड़ो। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बोला कहाँ तक याद करने हैं, 30 तक याद करने हैं। सोडियम का 11 होता है, अब इसको आपने कैसे भरना है, तो आप सिंपल इसको भरेंगे, दो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, दूसरे में 8, तीसरे में 1, 8 और 10 11 हो गया। फिर 18 भरने हैं, तो पहली कक्षा में आपके 2 आते हैं मैक्सिमम, दूसरी में 8, पूरी कक्षा हो गई। 8 और 2 10, कितने बचे बच्चों, 8 बचे। ये हो जाएगा कितना, 2,8,8। तीसरा 19 है, तो देखो 8 और 2 10, 10 और 8 कितना हो गया, 18, और लास्ट में आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर बोला देखो फ्लोरीन और उसके बाद फास्फोरस, इनका भी सेम ऐसे ही भरा जाएगा। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन देखना है, एक ये वाला देख लो, प्रश्न नंबर 9। ठीक है। इसमें क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित को बताइए। बोला हैलोजन परिवार में सबसे अधिक क्रियाशील अधातु का नाम व सूत्र, तो अधातु है आपकी क्लोरीन और इसका सूत्र हो जाएगा Cl2। अगला है खाना पर क्षारीय समूह में सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम व सूत्र, सोडियम और इसका सूत्र हो जाएगा Na। तीसरा है वह धातु जो द्रव अवस्था में रहती है, आप स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में देख चुके हैं, तो ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर। प्रश्न नंबर 10 देख रहे हैं, दो तत्व x तथा y जिनके परमाणु क्रमांक 11 व 17 है। अब बोला है एक 11 है और दूसरा 17 है। अब आपको पता है 11वें नंबर पे आता है सोडियम यानी Na, और 17 पे आता है आपका क्लोरीन। अब इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला बोला है ये तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में आएंगे, फिर इन तत्वों में कौन सी धातु तथा कौन अधातु है, फिर बोला ये तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में आएंगे। इन तीनों का आंसर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बता दीजिएगा। तो वर्ग में पूछा है तो पहला आ जाएगा जो एक्स तत्व है वो आ जाएगा आई ए वर्ग में, और वाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7 ए वर्ग में। फिर तत्व एक्स जो है यानी सोडियम जो है वो है धातु है, और जो क्लोरीन है वो अधातु है। फिर दोनों तत्व आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में होंगे। अगला है जो क्वेश्चन वो आप देख पा रहे होंगे, अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, तो न्यूलैंड है जिसने अष्टक नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है। अगला देख रहे हैं उन तत्वों के नाम बताइए जो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में है और उनका धातु व अधातु में वर्गीकरण कीजिए। तो इसको आपने जरूर अच्छे से याद कर लीजिए। ये जितने को यहाँ पे आप देख रहे हैं, तीसरे आवर्त में देखो आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर और क्लोरीन, इतने आपके टोटल तत्व हैं। अब इनमें धातु और अधातु को अलग अलग करना है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम क्या है आपकी धातु है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये आपकी कैसे हैं, अधातु है। हाँ नंबर आप देख रहे हैं आवर्त सारणी के किस और आप धातुओं को पाते हैं, किस और आवर्त सारणी में धातु को पाते हैं, तो आवर्त सारणी में बाईं और प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय समूह के तत्व सारे कैसे हैं, धातु हैं। क्लियर है। इतना बच्चों आपको बता रहा हूँ, ये सारा आपने हाथों हाथ याद कर लेना है, इनको बिल्कुल भी आपने टाइम बाद के लिए नहीं छोड़ना है। क्या नंबर देख रहे हैं, आवर्त सारणी के किस और आप अधातुओं को पाएंगे, तो धातु हो गया आपके 3 तक, उसके बाद 4 5 6 और 7, इस ग्रुप में आपको क्या मिल जाएंगे, अधातु देखने को मिल जाते हैं। धातु स्टार्टिंग के 3 ग्रुप में और अधातु बाकी के 4 ग्रुप में। अगला है मेंडलीफ का आवर्त नियम। ठीक है, वहां पर था परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पे है परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यानी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके इसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों का ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए, तो इसको आप छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है मेंडलीफ का आवर्त नियम आधुनिक आवर्त नियम से किस प्रकार भिन्न है, ये आपने बताना है। तो सिंपल यहाँ पे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त नियम को समझा, वही डेफिनेशन यहाँ पे आपने लिख देनी है, कुछ ज्यादा यहाँ पे आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है उस धातु का नाम तथा परमाणु संख्या होता है जिसका परमाणु के इलेक्ट्रॉन है 2 8 1 है। तो 2 8 1 8 और 2 10 और 1 11, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो हो जाएगा 11। अगला है दूसरा, उस तत्व का नाम बताइए जो परमाणु संख्या बताइए जिसके परमाणु के इलेक्ट्रॉन 2 8 7, 8 और 2 देखो 10, 10 और 7 17, तो 17 पे क्या आता है बच्चों, क्लोरीन। क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, Cl हो जाता है। फिर है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है क्यों। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, कारण बताना है। तो क्या कारण है बच्चों, प्रत्येक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व की आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। सिर्फ आपने इस पॉइंट को पकड़ लेना है, किसमें, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप परमाणु का आकार बढ़ने लगता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम बताने हैं। तो कौन कौन सा तत्व उपस्थित रहता है उसको आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहले तो हो गया हाइड्रोजन और हीलियम, ये आप पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बाकी इस क्वेश्चन को आप चाहे तो वीडियो को रोक करके अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु साइज घटता है क्यों? ऊपर था परमाणु साइज बढ़ता है और यहाँ पे घटता है, तो इसका कारण क्या है? त्रिज्या का मान में क्रमिक ह्रास होता है, यानी त्रिज्या का मान क्रमानुसार घटता रहता है, जिस कारण परमाणु का आकार घटता है। अगला है आधुनिक आवर्त नियम, तो ये हम पहले समझ चुके हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं। बोला है मैनलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान क्यों नहीं दिया गया है? तो निश्चित स्थान क्यों नहीं दिया गया, इसका कारण हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह में क्षार धातु के साथ उनके समान धन विद्युत गुण के कारण तथा सप्तम समूह में हैलोजन के साथ उनके समान ऋण विद्युतीय गुण के कारण 2 स्थानों में रखा जा सकता है। इस प्रकार हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो सका है। उसके बाद आप यहाँ पे आवर्त सारणी देख रहे हो बच्चों। आवर्त सारणी आपके पास आई होप कि सभी के पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपने देख लेना है तत्व, ठीक है। और बाकी इसी के साथ जो आपके बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन थे, देखता हूँ अगर ये पीडीएफ को देखता हूँ, अगर ये घूम पाती है तो मैं इसको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मैं, ठीक है, यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन शो हो रहा है, इसको जो थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ क्लॉकवाइज। एक बार और इसको घुमा लेते हैं। ये तो शायद नीचे हो गया, इसको एक बार मैं ले चलता हूँ आपका इधर, ठीक है। इसको हम एक बार बैक साइड घुमा लेते हैं, क्योंकि एक बार मैं इसको आवर्त सारणी भी आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको आवर्त सारणी दिख रही है पूरी। सबसे ऊपर देख रहे होंगे आप आवर्त सारणी, और यहाँ पे आप आवर्त और समूह देख लीजिए, आवर्त किधर को चलते हैं और समूह किधर को चलते हैं। देख लो आवर्त आपके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर को आपके आवर्त हो गए और इधर को आपके चलते हैं समूह, ठीक है, इस साइड। यानी अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो आपके क्या जाएंगे समूह, और नीचे की तरफ जाएंगे आवर्त। और समूहों की संख्या आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखिए। पहला हो गया आपका 1, फिर आपका हो जाएगा सेकंड है, फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, 5 बी, 6 बी, इस तरह से आपका ये कंप्लीट चल रहा है इधर। और लास्ट तक जा रहा है आपका कहाँ तक, 5 6 7 7 ए, और उसके बाद आपका आ जाता है 18, ठीक है। तो टोटल आपके पास 18 क्या हो जाते हैं समूह, और इधर नीचे देखें तो हम 7 वर्ग होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपका हाइड्रोजन, फिर आपके पास आ जाता है हीलियम। तो मैंने आपको कहा है कहाँ तक याद करना है, आपने 30 तक, यानी जिंक तक याद करना है, कहाँ तक, जिंक तक, ठीक है। तो पहला आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन हो गया। उसके बाद आपका सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से आपने टोटल 30 तक याद कर लेना, उनका परमाणु क्रमांक देख लेना है सीरियल वाइज, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको याद नहीं होता तो मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप इजिली 30 तक के सारे याद कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो यही थे बच्चों आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन जो समझ में ना आया हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और बाकी इस चैप्टर से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सारे दिखा दिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन छुड़वा दिया, बस अब आपने इतने ही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। सिंपल आपने कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट डालना है कि ये टॉपिक और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको जल्दी दे दूंगा। बाकी सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए। जहाँ जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो बस एक प्यारा सा कमेंट डाल देना है आपने। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, और आपके एग्जाम से पहले पहले मैं आपको पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो गए जाए, यानी 100% आपकी तैयारी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।